नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे प्रदीप जायसवाल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि सभी पार्टी के सर्वे में मैं जीत रहा है, इसी के चलते मुझे सर्वे के आधार पर भाजपा ने मौका दिया। परीक्षा तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने पीजी कॉलेज में किया धरना प्रदर्शन। महाविद्यालय का गेट बंद कर जमकर की नारेबाजी। एटीकेटी परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की लगाई गुहार। गढ़ी थाना के अंतर्गत चारटोला के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी जबरदस्त टक्कर। मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बोरी से गणेशपुर माइनर नहर क्षतिग्रस्त होने से टेल क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा पानी। पानी नहीं मिलने से फसल हो रही खराब, किसान हो रहे परेशान। विधानसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर एक्शन मोड में आई पुलिस। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। नगर के मुख्य चौक चौराहों का किया भ्रमण। रूपजर थाना के अंतर्गत बैयर रोड उकवा चर्च तिराहा चौक में बोलेरो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। सड़क दुर्घटना में बोलेरो की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। 16 अक्टूबर को 9 बजे करीब यह दुर्घटना उस समय हुई जब मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक पोंडी उकवा से आंवलाझरी आ रहे थे। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक तिलक पिता महिपाल मरावी 22 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य 2 युवक को दिनेश पिता मन्नूला राउत 22 वर्ष और उसके बड़े भाई घुमेश राउत 25 वर्ष को मामूली चोटें आई हैं। सभी ग्राम पोंडी उकवा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पोंडी उकवा निवासी तिलक मरावी, दिनेश राउत और घुमेश राउत अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करते हैं। बताया गया है कि 16 अक्टूबर को घुमेश राउत के ग्राम आंवलाझरी निवासी बहन के ससुर के यहाँ 13वीं थी। 13वीं के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घुमेश राउत अपने भाई दिनेश राउत और तिलक मरावी के साथ मोटरसाइकिल से अपने ग्राम पोंडी से आंवलाझरी बालाघाट आ रहे थे। 9 बजे करीब जब तीनों ही पोंडी से उकवा की ओर आ रहे थे, तभी उकवा की चर्च तिराहा के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। बोलेरो कुछ जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार तिलक मरावी, दिनेश राउत और घुमेश राउत तीनों ही घायल हो गए। इस दुर्घटना में तिलक मरावी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। तीनों घायलों को इसी बोलेरो से उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया। बताया गया कि बोलेरो में सवार लोगों ने तिलक मरावी, दिनेश राउत और घुमेश राउत को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए हैं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल तिलक मरावी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 अन्य घायल जिला अस्पताल में ही उपचार किया गया, जिन्हें मामूली चोटें आई थी। जिला अस्पताल पुलिस चौकी ने घायलों का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना रूपजर भिजवा दिया है। आगे जांच रूपजर पुलिस के द्वारा की जा रही नजर आते हैं। बावजूद इसके कि उन्हें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल पाती। एक ऐसा ही मामला जमुना पंचायत बैयर के थाना गढ़ी के ग्राम पटवा से सामने आया, जहां विद्युत करंट लगने से पत्नी की मौत हो जाने पर उसके पति सहित परिवार के सभी सदस्य योजना का लाभ देने की मांग को लेकर पिछले 1 वर्ष से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। बताया जा रहा है कि बैयरगढ़ी ग्राम पटवा निवासी करमसी मेराव की पत्नी हीरोदाबाई मेरावी 26 सितंबर 2022 को घर के बाहरी दीवार में झाड़ू लगा रही थी। तभी विद्युत मीटर के पास झाड़ू लगाते समय उसे विद्युत करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पत्नी की मौत के समय उन्हें आकस्मिक मृत्यु का मुआवजा दिलाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजे की राशि नहीं दिलाई गई। पीड़ित परिवार के अनुसार उनके पास संबल कार्ड भी है, फिर भी पत्नी की मौत होने पर उन्हें संबल कार्ड योजना का लाभ नहीं दिया गया और घटना दिनांक से आज तक मुआवजे की रकम भी नहीं दी गई, जिसके चलते वे आज एक बार फिर कलेक्टर कार्यालय में मुआवजे की राशि की गुहार लगाने आए हैं।
तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी हीरोदाबाई मेरावी की 1 वर्ष पूर्व 26 सितंबर 2022 को विद्युत करंट लगने से मौत हो गई थी, जहां विद्युत विभाग ने यह कहते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया कि इसका कंपनी कोई मुआवजा नहीं देगी। आवेदक के अनुसार उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य कार्यपालन अभियंता कार्यालय बैयर को आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि घटना घर के भीतर परिसर की है, जिसके चलते उन्हें विद्युत विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वो हमारे घर में हो गया, मेरे आदमी लाइट से तो झाड़ू मार रहा था, वहीं की पड़ गया आफत बाहर। कितने साल हो गए? वो अभी साल भर हुआ है। वो कई जगह लड़कन मर रही थी ना, कोई सुनाई थी इसका हम लोग क्या नाम वाला। संबल कार्ड है आपके पास? हाँ, तो उसका तो वहाँ नहीं लगाए थे एसडीएम में या तहसीलदार में या विद्युत विभाग में लगाए नहीं थे? कहाँ कहाँ लड़का जाओगे साहब, क्या नाम नहीं, कहाँ जाते हैं, मैं जा ही नहीं सकता। तो अभी कहाँ जाकर तो मैं एक बार तो नहीं मिला, राशि नहीं मिली? नहीं मिला कोई सामान। निर्दलीय विधायक एवं निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के द्वारा 15 अक्टूबर की देर रात भोपाल में भाजपा की सदस्यता ली गई। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वह पहली बार बालाघाट पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार भाजपा के जिला कार्यालय में पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ भाजपाइयों के द्वारा प्रदीप जायसवाल का पुष्पगुच्छ एवं भव्य आतिशबाजी के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भोपाल में परिवार और समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता लेकर बालाघाट भाजपा कार्यालय पहुंचे विधायक प्रदीप जायसवाल भाजपा के स्वागत से गदगद नजर आए। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह कांग्रेस से 3 बार विधायक और संगठन में काम करते रहे थे, लेकिन बीते चुनाव में परिस्थिति के कारण उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वह जनता के विश्वास से जीते भी। जनता की सेवा और विश्वास ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, फिर आप किस विचारधारा और पार्टी से है यह मायने नहीं रखता। जनता की सेवा हमारे परिवार से चले आ रही। खुशी है कि मुझे 3.5 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करने का अवसर मिला। 3.5 साल का अनुभव और क्षेत्र के विकास को देखते हुए मैंने भाजपा की सदस्यता ली है। अपने क्षेत्र को महानगरों की तरह विकसित करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विरोध तो स्वाभाविक है, सभी पार्टी के सर्वे में मैं जीत रहा, इसी के चलते मुझे सर्वे के आधार पर भाजपा ने मौका दिया है। देखिए, लक्ष्य हमारा वही है, जनता की सेवा और अपने क्षेत्र को जो महानगर है, जो सुविधाएं महानगरों में लोगों को मिलती है, महिलाओं को मिलती है, पुरुषों को मिलती है, वो सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में भी आना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है। चाहे उसके लिए बड़े से बड़ा पुल बनाना पड़े, बड़े से बड़ा फ्लाईओवर बनाना पड़े, चाहे सड़कें बनाना पड़े, चाहे इंडोर स्टेडियम बनाना पड़े, गार्डन बनाना पड़े, जो कुछ है हमारे मुख्य है विचारधारा है क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का सम्मान। स्थानीय विरोध को कितना देखते हैं? स्थानीय स्तर पर बीजेपी वाले आपका विरोध कर रहे हैं, इसको किस रूप में लेते हैं और किस प्रकार से उनको बनाने का प्रयास किया जाएगा? कुछ विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी क्षेत्र की सेवा योग्यता को देखते भी लिया है और किसी की टिकट काट के नहीं दिया है। सर्वे में चाहे बीएसपी का सर्वे हो, चाहे कांग्रेस का सर्वे हो, चाहे बीजेपी का सर्वे, हर सर्वे में यही आ रहा था कि प्रदीप जायसवाल चुनाव जीत रहा है। उस सर्वे के आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि 15 अक्टूबर की देर रात प्रदीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री के निवास पर भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा को एक सीनियर विधायक मिल गया है। और उन्होंने आगे बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी परिवार बड़ा हो गया है। जिस प्रकार से तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, उन सभी चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है। वह एक पूछे गए सवाल में गौरीशंकर बिसेन ने प्रदीप जायसवाल के भाजपा में सम्मिलित होने को लेकर कुछ महीनों से वाराणसी विधानसभा के कुछ भाजपाइयों व पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उस पर गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बताया गया कि उन्हें इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेतृत्व और अपने सिंबल के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब धीरे धीरे सारी स्थितियां सामान्य होती चली जाएगी। 15 तारीख के रात के करीब 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी
मैं स्वयं भी था। सम्मानीय प्रदीप जायसवाल माननीय हमारे विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ली और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कमल का दुपट्टा गमछा जिसको हम लोग कहते हैं से सम्मानित कर उनका मुंह मीठा किया गया। हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक हमारे साथी एक सीनियर विधायक हमारे दल में सम्मिलित हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बीजेपी के जिला कार्यालय में आ रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा परिवार बड़ा है, बड़ा हुआ है, इसलिए आज हम सब लोग प्रसन्न भी हैं। कई दिनों की तरह तरह की चर्चा पर विराम कर लगा और माननीय प्रदीप जायसवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सारे दृश्य स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं वाराणसी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को बनाए जाने के सवाल पर गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से पहले हुए एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदीप जायसवाल को सार्वजनिक रूप से यह कहा गया था कि उन्होंने उनके सरकार बनाते समय मुसीबत की घड़ी में उनका साथ दिया था, तो अब निश्चित ही कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदीप जायसवाल के लिए कुछ सोचा गया होगा और निश्चित ही उन्हें अब वाराणसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यहाँ कुछ ना कुछ तो बात उनके बीच हुई होगी और भाजपा टिकट देगी प्रदीप जायसवाल को, इसमें कोई शंका बची है क्या? भाऊ, आप भी जानते हो वाराणसी में चूंकि उनका विरोध किया जा रहा था, अब किस प्रकार से आप डैमेज कंट्रोल को मैनेज करेंगे या क्या? अभी तो इस संदर्भ में काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय और अपने संभाल के साथ रहता है। धीरे धीरे सारी स्थिति सामान्य होगी। और निर्मल जी बहुत विरोध में, और आज आपको गंभीर आरोप भी लगा है कि आपने ये कार्रवाई के सदस्यता को लेकर। देखिए, हजारों लोगों के बीच में 4 तारीख को बालाघाट के मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी ने सरकार बनने में सहयोग किया। उस समय में उनसे उनको जो आश्वस्त किया होगा हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसकी पूर्ति करना और उस पे अडिग रहना भी नेतृत्व की जवाबदारी है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह अपनी बातों से पलट जाते हैं। वह पहले कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, किंतु जिले में यह चर्चा का दौर अब चल रहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे। इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वह कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि युवाओं को मौका देना चाहते हैं, किंतु यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें जो निर्देश देता है उनका वह पालन करते हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व उन्हें अभी कोई और नई जिम्मेदारी देता है तो वह उसका भी पालन करेंगे। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मुझे निर्देश हुआ कि भोपाल में मुझे जाना पड़ेगा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। उनका यही कहना था कि बोले आपने भी चुनाव लड़ने से मना किया और कहीं ना कहीं अगर दावेदारी आती है तो आप अपनी बातों से फिर सकते हैं, इस प्रकार के आरोप। मैंने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया। मैंने कहा है कि नई युवा पीढ़ी को चुनाव लड़ने का अवसर देना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व का होता है। अभी हमारे माननीय 7 सांसदों को, जिसमें केंद्र के 3 मंत्री हैं, मुझे लगता है कि किसी ने सोचा होगा कि इसमें केंद्रीय सरकार के हमारे मुखिया लोगों को, मंत्रीगणों को विधानसभा के चुनाव लड़ने की स्थिति बने, कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव लड़ने की स्थिति बने, तो पार्टी है, पार्टी का जो निर्णय होता है। जब उतने बड़े हमारे प्रहलाद जी पटेल साहब, हमारे भगत सिंह कुलस्ते जी, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो मैं तो बहुत ही छोटी बात है। आपको भी जवाबदारी मिलती है तो आप भी निर्वाह। देखिए, हमारे यहाँ पर पार्टी तय करती है, हम अपनी बात रखते हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ
कि मैंने कहा नेतृत्व से कि युवा पीढ़ी को मौका मिले, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय होगा हमारे सुधार होता है। भाजपा टिकट देगी जायसवाल जी को? अब इसमें कोई शंका बची क्या? भाव रमेश भट्टाचार्य जी ने बीते दिनों कहा कि प्रहलाद पटेल जी ने आपको काफी, मैंने कुछ नहीं सुना। शहर के गोंदिया रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंच मार्ग पर नगर पालिका के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो पत्थर डालकर वहां बिछा दिया गया था वह धीरे धीरे दुर्घटना का कारण बनते जा रहा है। और वार्डवासियों की माने तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से बारिश के समय में नगर पालिका के द्वारा यहां पत्थर डालकर वार्डवासियों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को अब ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मार्ग में बड़े बड़े पत्थर बिछाए गए हैं उससे आए दिन वहां दुर्घटनाएं भी हो रही है। आपको बता दें कि शहर के गोंदिया रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंच मार्ग गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने बारिश में मार्ग खराब होने की वजह से नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में आने जाने के लिए व्यवस्था बनाते हुए मार्गों पर बड़े बड़े पत्थर डाले गए थे, किंतु अब बारिश खत्म होने के बाद यहां रोड पर बिछाए गए पत्थर अब आने जाने वाले राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों की माने तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा यहाँ बारिश में जो व्यवस्था बनाई गई थी वह व्यवस्था को अब सुधारते हुए इस मार्ग पर या तो पक्की रोड का निर्माण कर देना चाहिए या फिर गिट्टी की चिल्ली को बिछाते हुए मार्ग को दुरुस्त कर देना चाहिए। किंतु नगर पालिका के द्वारा जहां एक बार बारिश में पत्थर डालकर इसे छोड़ दिया गया, उसके बाद ना ही नगर पालिका के कोई कर्मचारी ने या फिर कोई वार्ड प्रभारी के द्वारा वार्ड की सुध लेने के लिए आज तक नहीं पहुंचे। जबकि देखा जाए तो वर्तमान समय में गोंदिया रोड गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने से यातायात का दबाव अत्यधिक होता है। वहीं इसी रोड पर एक गुरुद्वारा स्कूल व अन्य रहवासी क्षेत्र होने की वजह से यहां से आवाजाही भी काफ़ी होती है, जिस कारण यहां पर डाले गए पत्थर आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के वार्डवासी और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ से डाले गए पत्थर को व्यवस्थित करते हुए पक्के रोड का निर्माण करें, जिससे यहाँ से आने जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। डालें, इससे किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? दिक्कत सबको ही होता है, रिक्शा वाले को, गाड़ी वाले को, सबको दिक्कत होता है, छोटी गाड़ी वाले। अच्छा, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए था? अब हम क्या बताएं, मांग के लिए हम क्या बोलें। नहीं, फिर भी मतलब पत्थरों से दिक्कत होती है क्या? गिट्टी डालो कहने। हाँ, अच्छा, गिट्टी डालना चाहिए था। गिट्टी डालना चाहिए। इसमें रिक्शे वालों को भी बहुत दिक्कत जाती है। जैसे मान ले कि कई लोग जाते हैं, ठेले वालों को भी दिक्कत जाती है। कभी कभी हमारे यहाँ के लड़के आके धक्का देते हैं और हमारे आके धक्का देते हैं, और ख़ास तौर पे महिलाओं को बहुत दिक्कत जाती है कि बाइक से आती है, बच्चों को लेने जाती है हमारी बहनें, तो उनको समस्या जाती है ऊँची नीची जगह के कारण से। तो इसमें सुधार ये होना चाहिए, नगर पालिका ये कर दे, इसमें अगर चिल्ली डल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सभी के लिए। फर्स्ट ईयर एटीकेटी का रिजल्ट जारी किए बिना ही सेकेंड ईयर की परीक्षा तिथि घोषित करने से नाराज विद्यार्थियों ने सोमवार को पीजी कॉलेज में जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर सेकेंड ईयर एग्जाम से वंचित करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के भीतर जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं कॉलेज का चैनल गेट बंद कर धरना प्रदर्शन कर दिया गया। छात्र संगठन का आरोप है कि अभी फर्स्ट ईयर एटीकेटी का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि बच्चों को सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया गया और कल यानी 17 अक्टूबर को उनकी परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ऐसे में फर्स्ट ईयर एटीकेटी का रिजल्ट न आने के चलते विद्यार्थी सेकेंड ईयर की परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पा रहे और फॉर्म न भरने पर उन्हें परीक्षा से वंचित भी रखा जा रहा है। जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर इस मामले में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के चैनल गेट को बंद कर दिया और पहले फर्स्ट ईयर एटीकेटी का रिजल्ट जारी करने और बाद में सेकेंड ईयर की परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की। अपनी इसी मांग को लेकर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के सामने विश्वविद्यालय प्रबंधन को झुकना पड़ा, जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन ने न सिर्फ सेकेंड ईयर की एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ा दिया, बल्कि पहले फर्स्ट ईयर की एटीकेटी का परीक्षा परिणाम जारी करने और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ही सेकेंड ईयर की परीक्षाओं का आयोजन किए जाने के निर्देश जारी किए। जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन से मिले इस निर्देश को कॉलेज प्राचार्य ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और संगठनों के समक्ष रखा, तब कहीं जाकर यहां धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, अभी मेगा यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए, तब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो। सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया? हाँ, ले तो लिए, पर अभी आज लास्ट डेट बता रहे हैं परीक्षा की। हाँ, पर रिजल्ट घोषित नहीं। हाँ, फॉर्म भर पाए कि नहीं भर पाए? नहीं सर। क्यों नहीं भर पाए? रिजल्ट
नहीं होगी जब तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में क्या स्थिति है आपकी? प्रैक्टिकल में जैसे कि 1-2 नंबर दिए हमको। नहीं तो क्या है, फेल हुए हैं आपकी? एटीकेटी आई, सप्ली आई है। सप्ली का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप बोल रहे कि सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, थर्ड ईयर का भी भरा। आज धरने के लिए बैठे हैं क्योंकि एटीकेटी का रिजल्ट है, सभी का परिणाम उसका घोषित नहीं किया गया। कब से नहीं आया, तो क्या दिक्कतें हो रही है? उसकी वजह से सर सेकेंड ईयर में जो मतलब एग्जाम फॉर्म है उसको डाल नहीं पा रहे। वो नेटिव वाले बोल रहे हैं कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम का फॉर्म वो नहीं आया रिजल्ट, तो आप नहीं डाल सकते। कौन से विषय का है? सर ये BA, BSc, BCom टोटल सभी विषय का है। ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिए थे? सर 2021। अच्छा, तो अभी तक पास नहीं हो पाए? सर नहीं। अच्छा, तारीख परीक्षा कब से सेकंड ईयर की? सर वो आज मतलब 17 तारीख की बताई गई थी और मतलब जो एटीकेटी वाले हैं उन लोग डाल ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए, परीक्षा के लिए। तो 17 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगी। जी। मामला ये है कि ये भीम आर्मी के बच्चे हैं और इनका कहना था कि पहले रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद में परीक्षा फॉर्म भरेगा। तो रिज़ल्ट जो है वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, रिजल्ट आने चालू हो गए हैं और जो पुरानी समय सारणी है विश्वविद्यालय में उसको परिवर्तित किया है। सर, आप कब से क्या तारीख है? जैसे पता चला था कि 17 तारीख से सेकंड ईयर की परीक्षा हो रही है, अभी अब क्या है स्थिति, कब होगी? उसकी डेट रिवाइज हो गई है। मैं आपको समय सारणी जो है वो आपकी कॉपी दे दूँगा। सर, ये हमेशा ये दिक्कत आती है कि सर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में से सेकंड ईयर में जाते हैं जिनको एटीकेटी या सप्लीमेंट्री आती है, फॉर्म तो उनसे सेकंड ईयर के भरा लिए जाते हैं लेकिन समय पर रिजल्ट नहीं आता तो ये बच्चे परेशान होते हैं। देखो, रिजल्ट देना विश्वविद्यालय का काम है और हम बच्चों की समस्या को सहानुभूति सुनते हैं और विश्वविद्यालय तक पहुँचाते हैं। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चारटोला के समीप नेशनल हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक व्यक्ति संतराम पिता शगुन सिंह धुर्वे 30 वर्ष ग्राम 11 डोंगरी थाना बिछिया जिला मंडला निवासी है। गढ़ी पुलिस ने इस व्यक्ति का शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को 9 बजे संतराम धुर्वे मोटरसाइकिल लेकर चारटोला पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा था। तभी ग्राम चारटोला के समीप नेशनल हाईवे में मंडला से रायपुर के ओर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने संतराम धुर्वे को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार संतराम धुर्वे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट उसके पिता सगुन सिंह धुर्वे ने गढ़ी थाने में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने नेशनल हाईवे पहुंचकर मृतक संतराम धुर्वे का शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जांच के उपरांत ट्रक क्रमांक PB 12N0652 के ट्रक चालक के विरुद्ध धारा 279-304 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धन बालक बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार नए नए प्रयास शासन स्तर पर किए जा रहे हैं, परंतु इन सभी शासकीय शिक्षक समय पर शाला में उपस्थित नहीं होकर इससे पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वाराणसी से लगी ग्राम पंचायत तुमाड़ी के एकीकृत माध्यमिक शाला में सामने आया है, जहां पर शासकीय समय पर कभी भी कोई शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित नहीं होते। आपको बताया कि स्कूल में विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं, ना कि कार्य करने, परंतु शिक्षक अपनी मनमर्जी के अनुसार विद्यालय में पहुंचकर अपना कार्य संचालित करते रहते हैं। जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इस प्रकार की लचर व्यवस्था में सभी प्रयास विफल नजर आ रहे हैं, जिस पर छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षकों के द्वारा समय पर उपस्थित नहीं होने से भारी रोष व्याप्त है। अब देखना होगा कि BRC वाराणसी के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुमाड़ी के पंचायत परिसर में शासकीय प्राथमिक शाला व शासकीय माध्यमिक शाला संचालित की जाती है, जो प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत एकीकृत माध्यमिक शाला बना दी गई। यहाँ पर 8 शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं को भारत का भावी जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कार्यरत है, परंतु किसी भी शिक्षक शिक्षिकाएं के द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। इसका अंदाजा आप सभी इसी से लगा सकते हैं कि उक्त शाला के में 8 शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थ है, जिसमें 4 शिक्षक प्रमोद पारधी, त्रिलोक अमूले, दिलीप पटले, उमा प्रसाद पटले की निर्वाचन प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, जो SP महाविद्यालय में समय से उपस्थित होकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। बाकी 4 शिक्षक जितेंद्र तिवारी, संगीता सोनवाने, महेश चौधरी और नोतेश्वरी देशमुख को स्कूल का संचालन करना था।
परंतु छात्र छात्राएं सुबह 10 बजे स्कूल पहुंच गए, जिन्होंने स्कूल खोलकर झाड़ू लगाई, जिसके बाद वह शिक्षक शिक्षिकाओं का इंतजार करते रहे। पहले शिक्षक जितेंद्र तिवारी 10:48 पर स्कूल पहुंचे, वहीं 11:10 बजे तक 2 अन्य शिक्षिकाएं भी स्कूल में पहुंची, जिन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। कौन सी कक्षा में हो आप? 8वीं में। आपके शिक्षक कौन है? पारदी सर। अभी आए हैं क्या? नहीं, अभी समय क्या हो गया है? अभी पता नहीं। 10:30 बज चुका है, ये पता है? हाँ। मगर अभी आए नहीं है। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 7। तो अभी तक कोई भी नहीं आया है क्या? एक भी शिक्षक नहीं आए। कितने बजे आते हैं ये रोज? 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे। कौन से टीचर है आपके? पटले। पटले सर। हाँ। आए हैं क्या? नहीं, कब आते हैं वो? अभी आएंगे 11 बजे। 11 बजे आते हैं? हाँ। तो अभी जल्दी कोई नहीं आता क्या? नहीं आते हैं ना, सर जी आएंगे। तो स्कूल कोई तो किसने खोला? इसको के मारी दी के में दीजिए, हमारे पास ही रहती चाबी। आपके पास चाबी रहती है? हाँ। तो आप ही खोलते हो? हाँ। हाँ? कौन सी कक्षा? 8वीं। अभी तक आपके टीचर्स नहीं आए क्या? नहीं। कोई भी नहीं आए। करीब कितने टीचर है आपके यहाँ? 7। एक भी नहीं आए। तुम्हें 7 बताएंगे? जैसे तो अभी खोला किसने कक्षा? जी लड़के ने, स्कूल वाले। स्कूल वाले आप जैसे लड़कों ने? जी अपन ने। तो चाबी आपके पास रहती है? जी कोई मिल जाते हैं, कोई मिल जाते हैं। आपके पास रहती है चाबी? सरपंच है तुमाड़ी की, आपके पंचायत भवन के पास में स्कूल है एकीकृत, 8 मास्टर वहाँ पे पदस्थ है, वर्तमान तक के मात्र 3 मास्टर पहुँच पाए। अब कोई पर्सनल वजह होगी या ऑफिशियल वजह होगी, इसलिए नहीं आ पाए सभी को। अब ये मैं नहीं कह सकती, बाकी हमेशा तो आते रहते, हमेशा कोई दिक्कत नहीं होती। तकरीबन कितने बजे तक आते? जैसे आज 11 बजे के बाद पहला मास्टर आया था। आज ऐसा हुआ होगा, हम भी पंचायत नहीं गए हैं, बाकी 10:30 पौने 11 तक लगभग पहुँच ही जाते हैं। कुछ कारण बस लेट हो गए होंगे। जैसे बच्चों की शिकायत है कि उनसे पानी भी भरवाते हैं और वो अपने झाड़ू भी लगवाते हैं बच्चियों से, तो इस ओर आपके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है क्या? तो हमारे यहाँ चपरासी नहीं है। हो सकता है अभी कुछ चुनाव ड्यूटी होंगी या कुछ उनका मतलब कुछ कार्यालयीन काम होंगे, इस वजह से हो सकता है। और कोई भी नहीं आए क्या? इनकी कोई जानकारी नहीं है मुझे। तो ऐसे कोई ग्रामीण ने बताया भी नहीं क्या आपका? नहीं, मुझे तो किसी ने शिकायत नहीं की। बच्चों का कहना है कि अपने वो 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं और बच्चों से काम करवाया जाता है। नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो उनके कार्रवाई होना चाहिए। मैं BRC से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो उनकी कार्रवाई होना। नहीं, ऐसी कोई लिखित शिकायत तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अब आपके द्वारा ये सूचना मिली है तो इसको मैं संज्ञान में लूँगा। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई अब वहाँ जो पदस्थ शिक्षक हैं, पदस्थ शिक्षकों में से कुछ शिक्षकों की तो चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, मैंने जानकारी लिया था, जिसमें पदस्थ कुल 8 शिक्षक में से 4 या 5 शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में थी। तो चुनाव में चूँकि 11 बजे से मतलब चुनाव का प्रशिक्षण चालू हो जाता है, तो सभी शिक्षक जो जिनकी चुनाव में ड्यूटी है वो तो प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गए। बाकी जो 4 शिक्षकों के बारे में मैं जानकारी लेकर के जो है पता करूंगा उनके लेट होने का कारण कि वो क्यों लेट हुए हैं।